देखा अब यहाँ से 17वां टेस्ट सीरीज देखते हैं और इसमें भी देखिए मैथमेटिक्स के 7 प्रश्न हैं और जिसका सॉल्यूशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं पीडीएफ के रूप में, वहाँ पर आपको दिया जाएगा। और जिसका जो लिंक है यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि मैथ के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत भी हो रहा है और सही से यहाँ पे लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इस तरीके से आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। प्रश्न आप पढ़िए, इसके साथ आप देख सकते हैं प्रश्न को और यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए। समय और कार्य का सवाल है। देखिए मैथमेटिक्स के जो भी प्रश्न हैं वो सभी लगभग जितने इसके पहले जो आप प्रश्न देखे हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने कुछ बताया भी था पिछले वीडियो में, सवाल के ऊपर है कि आप कभी सवाल ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं या ज़्यादा लंबा प्रोसेस है तो उसको हल करने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के जो भी प्रश्न हैं वो सब 10th लेवल के हैं और उसी टाइप के सवाल हैं। तो आप उसको अपने बुक के माध्यम से भी आप उसको हल कर सकते हैं। देखिए इसका पहला सवाल है, इसका सही जवाब ऑप्शन ये डी है, यानी कि 15 इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है कि एक पार्क का क्षेत्रफल है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख लेते हैं इसे। यहाँ से पहले तो आप जो है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई ए स्क्वायर का मान जो है वो 12,474 है। इसमें पाई का मान आप 22/7 रखेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे इधर आकर के तो ये यहाँ से आर स्क्वायर यानी कि आर का मान निकलेगा। और जब आर का मान निकल जाएगा तो फिर आप यहाँ से मार्ग का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि वृत्ताकार पार्क हैं और उसमें चारों तरफ से रास्ता भी है, तो इस तरीके से रास्ता होगा। ऐसा जो है कि ये वलय होता है, यानी कि इसमें से मान लेते हैं कि इसका जो ये त्रिज्या r1 है और ये एक r2 हो जाएगी और इसमें से जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r1 स्क्वायर में से r2 स्क्वायर को घटा सकते हैं और इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें सही इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ये तीसरा जो प्रश्न है बोर्ड मास से संबंधित हैं, इसमें तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें पहले जो का है उसको हल करते हैं, फिर उसमें डिवाइड का काम होता है, उसके बाद से फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। और इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये 1/32 है। ये त्रिकोणमिति के प्रश्न है। देखिए इसमें सभी वैल्यूज आप रख लीजिएगा। साइन 30 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, जबकि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। आप इन सभी मान को रख करके आप उसको हल कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसका सही जवाब इसका है, यानी कि चौथा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट इसका 5वां सवाल है। देखिए इसका चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। छठा प्रश्न है कि 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जानते हैं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल लाना पड़ेगा। तो अगर चाल 72 किलोमीटर दिया है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में जब चाल दिया रहता है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से कट जाएगा 18 से 4 कट जाएगा, 18 चौके 72, यानी कि यहाँ से ये 4 हो गया और ये 5, यानी कि 20 इसका होगा। इसका मतलब है कि 20 जो है ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल हो गई। अब यहाँ से देखिए, अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई है जो मतलब रेलगाड़ी का लंबाई का मतलब है जब खंभे को पार करेगी तो खंभा तो पतला ही होता है, लेकिन रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी तब माना जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी यहाँ से 4 गुणे समय। इसका ये फार्मूला है, यानी कि दूरी का फार्मूला है 4 गुणे समय। इसमें चाल कितनी हो गई, तो 20 है, जबकि इसमें समय कितना दिया है कि उसको 12 सेकंड में पार कर लेती है किसी खंभे को, यानी कि 12, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 240। तो 240 मीटर ये जो है कि टोटल दूरी हो गई, मैंने वो पुल को पार करने के लिए। अब कह रहा है कि अभी समय कितना होगा, तो इसकी चाल तो पता होगा, यानी कि देखिए अब रेलगाड़ी जो है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 240 और पुल कितना लंबा है, तो 360। तो ये 240 ये रेलगाड़ी की लंबाई है और 360 मीटर जब ये मतलब ये पुल है, तो दोनों लंबाई को जोड़ लेंगे, चाहे इतना दूरी वो पार करेगी तब जाके पुल पार होगा। और इसमें टोटल चाल से भाग करेंगे, चाल कितना है, तो 20। अब ये जोड़ लीजिए,
इसका आंसर आएगा 600 जोड़ेंगे हम, 600 में जब 20 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर होता है यानी कि 30 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ से 30 सेकंड। ये देखिए log 144 का मान पूछ रहा है कि log 144 का मान बराबर है, ये log का सवाल है, लॉगरिथम का सवाल है। देखिए log 144 है तो हम जब 144 का फैक्टर करते हैं तो हमको यहाँ से प्राप्त होता है यानी कि log 144 का जो मान आएगा वो 2 के पावर 4 अगुणे ये हो जाएगा 3 के पावर 2, ये इसका फैक्टर है। अब यहाँ से देखिए हम दोनों तरफ जब log लेते हैं तो ये log 144 का जो मान है वो हो जाता है, log 144 का जो मान है वो हो जाएगा log, इसमें log जब log लेंगे यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इधर इसको रहने दीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, अब इसमें log लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा log 3 के पावर 2। इसको जब आगे बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा कि जो log 2 के पावर 4 होता है, इसमें जो पावर होता है वो आके इधर ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा वो 4 log, यहाँ से हो जाएगा ये 4 log 2 और प्लस 2 log 3, ये इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन में यहाँ यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 4 log 2 और ये इसका ऑप्शन बी है। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न हैं, जल्दी से इसको देखते हैं। प्राचीन बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सक्रिय नदी बंदरगाह था और वहाँ व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था, ये बताना है। सही जवाब ऑप्शन ये ए होगा, यानी कि चंपा जो है प्राचीन बिहार के चंपा स्थान पर एक सक्रिय नदी बंदरगाह था और वहाँ व्यापार और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। बिहार के कितने जिले के भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित हैं, ये बताना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि कुल 18 ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि आर्सेनिक से प्रदूषित हैं। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बिहार का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 11वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। अब 11वां प्रश्न है कि बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। इसका सही जवाब है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो का 31वां जो सदस्य देश बना है फिनलैंड, इसका आंसर है। और नेक्स्ट है कि नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार किस महिला को चुना है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रिस्टीना कोच को चुना गया है। और नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग, ये दिया हुआ है, देखिए कि आतिशबाजी यानी कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग के लिए जिम्मेवार होता है? यानी कि बताना है कि हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में तो वो किसके कारण होता है? तो देखिए इसमें जो हरा रंग होता है वो बेरियम के चलते होता है, जबकि जो स्ट्रोंशियम होता है उसके चलते उसमें से लाल रंग निकलता है। सही जवाब इसका हो जाएगा बेरियम, जिसके चलते हरा रंग निकलता है, और जो स्ट्रोंशियम होता है उसके चलते लाल रंग निकलता है पटाखों से। यहाँ पे देख लीजिए ये फिजिक्स के सवाल हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें देखिए विभवांतर का मान दिया हुआ है 3 वोल्ट, और ये देखिए यहाँ पे ये 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, जिसमें से ये 3 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, और फिर जब ये 4 ओम का प्रतिरोध के साथ जब ये जुड़ेगा, यानी कि ये 4 ओम का प्रतिरोध है, तो इसके साथ इन दोनों का जो समतुल्य निकलेगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये दोनों समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम का प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जानते हैं कि ये होता है, यानी कि 1/r का जो मान होता है ये इसमें होता है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, और फिर बाद में श्रेणी क्रम के अनुसार इसको कर सकते हैं। और इसका सही जवाब उसमें हो जाएगा, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर, यानी कि 1 वोल्ट होगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन में सिग्मा तथा पाई बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 3 सिग्मा होते हैं और 2 जो है कि पाई बॉन्ड होते हैं। जब अम्ल वर्षा होती है तब बताना है कि वातावरण जो है इससे किससे अत्यधिक प्रदूषित होता है अम्ल वर्षा के समय? ऑप्शन आपके सामने हैं।
और इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसके लिए। और निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? एक्स किरणें जो हैं इसके लिए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग जो है वो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार प्लेग इसका सही जवाब होगा। और निम्न में से किस अंग की व्याधियों से के निदान के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है? देखिए यहाँ पे EEG को क्या कहता है अंग्रेजी में, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी है, यानी कि मस्तिष्क के लिए EEG होता है। और इसमें देख लीजिए अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए इसमें से किसके घोल का उपयोग किया जा सकता है? तो देख लीजिए सही जवाब इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि बेकिंग सोडा का हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह इसमें से कौन नहीं था? ऑप्शन बी है, यानी कि जो राखीगढ़ी है वो उसका बंदरगाह नहीं था। राखीगढ़ी जो है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था और ये हरियाणा के हिसार जिले में है, जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि इक्टा, यानी कि इसके लिए आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में जब पढ़िएगा तो उसमें इक्टा प्रणाली का भी जिक्र आया हुआ है। और इक्ता प्रथा जो है यानी कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि जो ऋषभ देव हैं उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद करके रखा था? सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि बेलोर जेल में रखा गया था। और हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? ये सही इसमें से देखना है ऑप्शन कौन सा है। तो ये सिप्पी जो दर्रा है यानी कि जो ला है वो इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। और इसका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण के सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा जो है इसका सही जवाब होगा। और राजकुमार शुक्ल इसमें ऑप्शन में है, तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ला की भी चंपारण सत्याग्रह में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो चंपारण के ही एक किसान थे। 29वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि सर जेम्स आउटरम एंड W टेलर ने इसे एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। और इस तरीके से इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था का निर्देश देता है? ऑप्शन इसका डी आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 38 है। और अनुच्छेद 38 में यह बात कही गई है कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों न्याय जो है नागरिकों की के लिए मिले और नागरिक जीवन की संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें। और नेक्स्ट है इसका 21वां प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 21वां प्रश्न है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो इसमें किस सूची से ये सूचीबद्ध है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि समर्थित सूची में इसका जिक्र किया गया है। और बिहार किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? किस प्रकार की सरकार में? तो सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि ग्राम सरकार जो है, ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित हैं? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है, देख लीजिए 33वां प्रश्न है ये। और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है, BR मेहता। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में
ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पश्चिमी घाट में। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित की गई थी। और इस तरीके से हम जानते हैं कि 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि राजस्थान। और नेक्स्ट प्रश्न है, 38वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, और सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि महासागर तल की जो स्थलाकृति हैं वो इसका सही जवाब होगा। और इसमें इसको जो है कि प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है कि जैव अपघटनीय यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो संदूषण हैं, उसके संबंध में बताना है कि ये कौन सा कथन इसमें से सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित हो जाते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो जैव अपघटनीय पदार्थ होते हैं, वो प्राकृतिक माध्यमों से ही वो नष्ट हो जाते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जबकि देखिए इसका 40वां प्रश्न है कि निम्न में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा बताना है कि उसका कारण क्या है। तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा हो जाती है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में सही जवाब नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं कि SO2 और NO2 ये जो है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होते हैं। इस तरीके से ये हमारा 17वां सेट था, और इसका दोनों ही सेट यानी कि 16 और 17 दोनों सेट के जो PDF हैं, मैथ का जो सॉल्यूशन है उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा 150 प्रश्नों का, जैसे ही बुक मार्केट में आती हैं तो उसका मैं तुरंत शुरू करूँगा उससे।